नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और स्वागत करता हूं आप सभी का। जो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने मेरी वीडियो को प्रमोट किया, वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर और आने वाले सीटेट यूपीटेट यानी जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन टीचिंग एग्जाम्स की मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, साइकोलॉजी के अंदर, पेडागोजी के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर आज हम बात करेंगे एनसीएफ की। एनसीएफ दोस्तों, इसका वीडियो पूरी देखें, वीडियो को आप समझें, सारी चीज़ें यहाँ पे आज क्लियर होंगी। एनसीएफ 2005 की आज हम बात करेंगे। एनसीएफ 2005 क्यों लाया गया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा शिक्षा के क्षेत्र में, इससे पहले एनसीएफ कितने आए, अब एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, यानी कि हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं डिफाइन करूंगा। आप लोग बैठे और उसको एक पेन और पेंसिल लेकर बैठे, नोट करें चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं एनसीएफ से। एनसीएफ ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं चूकता, हमेशा आता है। तो अगर मैं बात करूँ एनसीएफ 2005 की, तो इससे पहले एनसीएफ जो आया था वो आया था 1975 में। 1975 में एनसीएफ आया था। दूसरा इसके बाद जो सबसे पहला जो आया था 1975 में आया था, इसके बाद जो आया था वो आया था दूसरा एनसीएफ 1988 में आया था, ये दूसरा आया था। इसके बाद तीसरा जो इसका उद्धरण है वो तीसरा आया था एनसीएफ 1995, तीसरा आया था। और जो चौथा इसका संशोधित रूप आया एनसीएफ 2005 जो कि आज आपकी डेट प्रेजेंट में जो आपकी डेट चल रहा है वो। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एक ये पूछा जाएगा कि अब तक एनसीएफ कितने आ चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए एनसीएफ 2005 तक 4 बार एनसीएफ आ चुका है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है वो 4 बार आ चुका है। कब कब आया? 1975 में आया, 1988 में, 1995 2005 में। अब ये एनसीएफ बनाने का क्या प्रावधान था, क्यों एनसीएफ आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो एनसीएफ बनाने के लिए जरूरत ये पड़ी कि जो भी हम कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं उस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कब पढ़ाया जाए आदि क्वेश्चनों का जवाब लेने के लिए, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए एनसीएफ 2005 को बनाया गया। और एनसीएफ 2005 को बनाने से पहले एनसीएफ 2005 का जो ये शीर्षक लिया था, वो शीर्षक जो लिया था वो लिया था रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से ये जो एनसीएफ 2005 है लिया गया है।
इसका जो शीर्षक है सभ्यता और संस्कृति, ये जो इसका निबंध का नाम था यहाँ से ये लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस सभ्यता और संस्कृति में, इस निबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया, क्या बताया कि सृजनात्मकता उदार बचपन की कुंजी है। ये इस एनसीएफ 2005 के जो निबंध से लिया गया है, सभ्यता और संस्कृति से, उस सभ्यता और संस्कृति निबंध में ये बताया गया है कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो उदार बचपन की कुंजी है। ये जो कथन है, ये कथन आपका निबंध से लिया गया है। दूसरा, इस एनसीएफ 2005 को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। यह प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कुल मिलाकर 38 लोग थे। 38 लोगों की इस कमेटी में, क्लियर आ रहा ना? चलिए, 38 लोगों की इस कमेटी में एक यशपाल ऐसे थे जो इसके अध्यक्ष थे। इनकी देखरेख में ये कमेटी पूरी करी गई, इसमें पूरा काम हुआ। लेकिन इस पूरे एनसीएफ 2005 को इनकी देखरेख में बनाया गया, लेकिन संपूर्ण काम को फाइनल टच जो दिया वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के देखरेख में दिया गया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के देखरेख में दिया गया, यानी कि अध्यक्षता, यानी कमेटी बनी इनकी अध्यक्षता में, लेकिन जो फाइनल टच जो एनसीएफ 2005 को दिया गया वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में बना? वो आपको पता है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना। कितने लोग थे? 38 लोग थे। लेकिन इसको फाइनल रूप किस की अध्यक्षता में दिया गया? प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में दिया गया। और इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ 2005 में, इस एनसीएफ 2005 की जो संविधान में इसको रखा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में एनसीएफ 2005 को सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। यानी कि ये आपको पता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं और भाषाओं में एनसीएफ 2005 को उस 22 की 22 भाषाओं में, सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद एनसीएफ 2005 का किया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में। और इसका जो लक्ष्य था, एनसीएफ 2005 का लक्ष्य कई बार पूछा गया है, एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या था? एनसीएफ 2005 का लक्ष्य था आत्मज्ञान। ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप नोट कर लेना, इट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य था कि आत्मज्ञान। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में कि इसके मुख्य जो अंग थे वो कितने थे एनसीएफ 2005 के। इसको मैं मिटा देता हूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के प्रमुख अंग कितने थे? अंगों के बारे में आता है तो इसके प्रमुख अंग 5 थे। 5 प्रमुख अंग थे। पहला था परिप्रेक्ष्य। दूसरा इसका अंग था, अंग को भाग भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका भाग था सीखने का ज्ञान। और तीसरा इसका जो भाग था पाठ्यचर्या के क्षेत्र में आपकी स्कूल की अवस्थाएं आदि
इसमें आती हैं। और नंबर 4 जो था, नंबर 4 था विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। वातावरण। और नंबर 5 इसका जो अंग था, इसका प्रमुख भाग था व्यवस्थागत सुधार। दोस्तों पांचों अंगों को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं कि पांचों अंग जो थे इनको मैं डिफाइन कर दूं। इसके प्रमुख 5 अंग थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके एलसीएम 2005 के कितने अंग थे, 5 थे। पहला था परिप्रेक्ष्य, यानी कि जैसे आप बोलते हैं किसी चीज को लिखते हैं तो उसकी कोई प्रस्तावना होती है, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा जाना है, तो इसका प्रमुख अंग था कि परिप्रेक्ष्य क्या है एलसीएम 2005 का। दूसरा सीखने का ज्ञान, यानी कि मैंने अभी बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मज्ञान, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग, ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा सीखना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके बारे में लिखा गया है। दूसरा अंग था पाठ्यचर्या के क्षेत्र या स्कूल की अवस्थाएं। तीसरा अंग था कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र कैसा हो, स्कूल की अवस्थाएं कैसी हो, स्कूल कैसा हो, इन सब के बारे में लिखा गया। और चौथा जो अंग था किसके बारे में लिखा गया, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय कैसा हो, विद्यालय का वातावरण कैसा हो, कक्षा कैसी हो, कक्षा का वातावरण कैसा हो, यानी कि इन सब के वातावरण के बारे में इसमें लिखा गया चौथे टॉपिक में। पांचवा टॉपिक जो अंग था इसका व्यवस्थागत सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें मैं आपको बता दूं कि समय समय पर क्या क्या स्कूल्स में डिमांड है, क्या क्या मांग है, कि न्यू न्यू इनोवेशंस क्या क्या है, उन सब में समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आने चाहिए। यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि वो लगातार पिछले कई वर्षों से चली आ रही हो, तो उस चीज़ पे हम उसको ना पढ़ाकर नई नई चीज़ों से रूबरू हों और नई नई टेक्निक्स के बारे में हम जानकारी हमें हो, शिक्षकों को हो, वो टेक्निक्स टीचरों को प्रोवाइड कराई जाए। यानी कि समय समय पर सुधार भी होना चाहिए। तो ये 5 आपके अंग थे इसके। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख जो आपके सिद्धांत थे, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको जरूर वीडियो को देखें, इस चीज को जरूर समझें। इसके प्रमुख 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रमुख 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला सिद्धांत है इसका, किस सिद्धांत पर एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 काम करती है, किन किन सिद्धांतों पर काम करती है, वो सिद्धांत कौन कौन से। पहला है नंबर 1, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि इस सिद्धांत पर ये एनसीएफ 2005 काम करता है कि ज्ञान जो है वो स्कूली ज्ञान ना हो, ज्ञान किताबी ज्ञान ना हो, ज्ञान ऐसा ना हो कि वो सिर्फ ज्ञान का ही रूप रह जाए। यानी कि हम ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से, यानी कि उसके व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ें, स्कूल के बाहर जो समाज है उससे भी जोड़कर पढ़ाएं, उससे भी लिंक करके पढ़ाएं, ताकि बच्चे को चीज़ों को अगर हम उसकी रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने में बहुत आसानी होगी। तो ऐसा बताया एनसीएफ 2005 ने कि ज्ञान जो है स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। यानी कि किताब के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए, ऐसी ज्ञान की बातें होनी चाहिए जिनका संबंध स्कूल के बाहरी जीवन से भी हो, ऐसी किताबें भी होनी चाहिए। तो ये पहला सिद्धांत, इस सिद्धांत पर कार्य करती है एनसीएफ 2005। दूसरा इसका सिद्धांत था पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर एनसीएफ 2005 काम करता है। एनसीएफ 2005 इस सिद्धांत पर काम करता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी कि पढ़ाई ऐसी हो जिसमें कुछ करके सीखने के अवसर मिले, रटंत प्रणाली ना हो, बच्चों को दबाव डाल के रटने की प्रक्रिया और रटने का अभ्यास ना कराया जाए। बच्चे को ऐसी चीजें सिखाई जाए कि बच्चा उसमें खुद से इंटरेस्ट ले, बच्चा उन्हें करके सीखे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले, रुचि ले, तो उन चीज़ों को बच्चा ज़्यादा से कर पाएगा, ज़्यादा से सीख पाएगा। और रटंत प्रणाली का मतलब है कि बच्चे को ज़्यादा रटने की उन प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर ना दें,
उसको खुद से काम करने के लिए भी प्रेरित करें। तो ये थी दूसरी और सेकंड इसका सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत पे बात करते हैं कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी कि पाठ्यचर्या ऐसी हो, पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल का बच्चे को ज्ञान ना मिल रहा हो, कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए, बच्चे को किताबें थोपी जाएं, ऐसा नहीं हो। बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग, बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग उसकी जो पाठ्यचर्या है वो उसकी खुद के अकॉर्डिंग हो, ना कि पाठ्य पुस्तक के केंद्रित बालक पढ़े। पाठ्य पुस्तक केंद्रित आज की डेट में शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आज की डेट में बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा। इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान एनसीएफ 2005 ने किया है नहीं किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है एनसीएफ 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। नंबर 4 पे बात करते हैं, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। इसका मतलब यह है कि यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कक्षा कक्ष के अंदर पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। पर कक्षा के अंदर ऐसे कुछ समय समय पर आयोजन हो जो बच्चे के शिक्षा से रिलेटेड हो, बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिले, और बच्चे के साथ साथ और स्कूल में जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आपने स्काउट गाइड वाले कैंप आपने देखा होगा कि वो एनएसएस के शिविर लगते हैं, या बहुत सारी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। खेल खेल में सिखाया जाता है बच्चों को, यानी कि खो खो सिखाया जाता है, कबड्डी खिलाया जाता है। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए कक्षा कक्ष से उन गतिविधियों को जोड़ा जाता है जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अलग की गतिविधियां भी, किताबों से अलग की गतिविधियां भी कक्षा कक्ष में होनी चाहिए। कभी कभी आप अंताक्षरी भी करा सकते हैं। अंताक्षरी भी कैसी हो सकती है? आपकी वर्ड्स वाली हो सकती है। कभी कभी आप टेबल भी सुन सकते हैं। कभी कभी आप बच्चों को खिला भी सकते हैं, खेल खिला सकते हैं कोई भी। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज कक्षा के अंदर होनी चाहिए। नंबर 5 जो सिद्धांत है इसका लास्ट, वो सिद्धांत है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करें। यानी कि इस सिद्धांत पर कार्य करता है एनसीएफ कि बच्चों के अंदर जो राष्ट्रीय मूल्य की जो भावना है, जो राष्ट्र हित की भावना है, वो बच्चे के अंदर जागृत हो। ऐसे जागृत करने के लिए, इन मूल्यों को बच्चे के अंदर उभारने के लिए हमें कक्षा के अंदर उसकी किताबों में, उसके पाठ्यक्रम में जो हमारे भारत के महान जो महापुरुष हैं उनकी जीवनियों को उनको पढ़ाया जाए, उनके आदर्शों पे चलना सिखाया जाए, उनके आदर्शों को मानना सिखाया जाए। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कक्षा के अंदर लाया गया है कि बच्चे अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत हो। तो ये 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। ये 5 सिद्धांत हैं जिन पर एनसीएफ 2005 कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके एनसीएफ 2005 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जो मुख्य विशेषताएं उनको मैं यहाँ बता देता हूँ, उनको लिख देता हूँ, आप उनको नोट कर लेना। हालांकि मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं विशेषताओं की, क्योंकि आ जाता है कि एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा की बात कैसे करता है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। नंबर 1 इसकी जो विशेषताएं एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो। मातृभाषा यानी कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर उस लैंग्वेज में ज्ञान या कोई कक्षा में पढ़ाया जाए जो उसकी मातृभाषा है। यदि बालक को मातृभाषा का ज्ञान अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा तो बच्चा बहुत जल्दी से सीख पाएगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएगा।
तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है किसने, एनसीएफ 2005 ने इम्पोर्टेंस दिया। दूसरे नंबर पर बात की है इसने शिक्षण सूत्रों की बात करी है। शिक्षण सूत्र कौन कौन से शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर, इस शिक्षण सूत्र की बात करी है। दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस शिक्षण सूत्र की बात करी है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि पहले चीजों को जो ज्ञात हैं उन चीजों के बारे में बताए, फिर जो अज्ञात चीजें हैं उनके बारे में बताया जाए। जैसे मूर्त चीजें हैं, पहले फिजिकल बॉडी वाली जो चीज सामने प्रेजेंट में है आप उनको दिखाएं, उसके बाद फिर उनको दिखाएं जो आपकी अमूर्त चीजें हैं उनको दिखाएं, उनको बताएं, उनके बारे में ज्ञान कराएं। तो ये दो शिक्षण सूत्रों पे बात करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरी विशेषता है इसकी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर सारी सूचनाओं को ज्ञान ना माना जाए, कुछ सूचनाएं अफवाहें भी होती है, क्योंकि सूचनाओं के आधार पर यदि आप उनकी कसौटी पर खरे उतर जाएंगे कि हाँ ये सही है, तो कहीं ना कहीं आपको गलत रहेगा। इसलिए इन्होंने बताया एनसीएफ 2005 ने कि सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए। ज्ञान मानने से इसलिए बचाया जाए क्योंकि आपको उस पर काम करके खुद से लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, क्योंकि खुद करके सीखेंगे तो आपका ज्ञान स्थायी होगा। तो सूचनाओं को ज्ञान मानने से भी बचा जाए। तीसरा है किताबें विशाल और मोटी ना हो, किताबें विशाल व मोटी ना हो, ये भी सही है, क्योंकि किताबें मोटी होती हैं बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा हो जाती है। किताबें मोटी होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं उन चीज़ों का शिकार हो जाता है। जैसे आपने आज की प्रेजेंट कंडीशन में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा बैग लाद के जाता है, बहुत भारी सा आगे को झुका रहता है, लेकिन इतना उसमें खुद में वजन नहीं होता जितना कि उसके बैग में आजकल वजन होता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे इरिटेट हो जाता है कि मैंने इतना वजन लाद रखा। यदि बच्चों को एक लिमिटेड रूप में शिक्षक पुस्तकें प्रोवाइड कराई जाएंगी और बच्चे को इतना ज़्यादा विशाल किताबें भी ना दी जाएंगी, मोटी मोटी किताबें ना होंगी, तो अभी बच्चा छोटा है, बड़ी किताबों को पढ़ने में कहीं ना कहीं इरिटेट महसूस करेगा। तो उसको पहले छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाया जाए, फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ों की तरफ ले जाया जाए। इस पर भी कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 ने बात करी है। अगली बात करते हैं कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से, नंबर 5, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। यानी कि कहने का मतलब इसका यह है कि बच्चों को स्कूल के बाहर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को आप क्लास के अंदर खूब सारा काम दे रहे हैं, उसको करा रहे हैं, फिर उसके बाद घर के अंदर बोल रहे हैं कि घर से भी आपको इतना काम करके लाना है। तो बच्चा ना तो उसके चक्कर में ना खेल पाएगा ना खा पाएगा, बच्चा टेंशन में रहेगा। तो बच्चे को तनाव मुक्त वातावरण भी होना चाहिए। स्कूल के बाहर जब वो जाए तो उसके लगना चाहिए कि इतना काम नहीं है कि जिसको मैं नहीं कर सकता, हाँ इतना काम है कि मैं आराम से कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत देर खेल सकता हूँ, क्योंकि खेलना भी बच्चों के जीवन में आज बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को स्कूल के बाहर का जो वातावरण है उसको तनाव मुक्त रखना चाहिए, बच्चे पे ज़्यादा दबाव ना होना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 ने कही है अपने इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी शिक्षा, नंबर 6, समावेशी शिक्षा की बात कही है एनसीएफ 2005 ने। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको अलग बैठा के पढ़ाया जाता है, या दिव्यांग जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको अलग बैठा के पढ़ाया जाता है, या लड़कियों को अलग बैठा के पढ़ाया जाता है, लड़कों को अलग बैठा के पढ़ाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा एनसीएफ 2005 ने। उसने कहा है कि बच्चों को समावेशी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को बताया जाना चाहिए कि आप सबके साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, ये समावेशी शिक्षा है, इसमें सबका सहयोग, सबको साथ रहकर पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बात एनसीएफ 2005 ने कही है। नेक्स्ट बात करते हैं
अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, इसको मिटा देता हूं मैं। नंबर 7, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, ये इसका एक विशेष आपका विशेषता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे विद्यार्थी की धारणा बदलाव का मतलब है कि बच्चों को बहस करने का भी मौका मिलना चाहिए। बहस ऐसी हो, सार्थक हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से वाद विवाद भी करवाना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो मन के अंदर जो विचार हैं, जो चिंता, जो जिन पे बच्चा विचार करता है, जिनको बाहर नहीं निकाल पाता, कोई एक टॉपिक देकर बच्चों के सामने उन बच्चों को आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए, ताकि बच्चों का एक अलग धारणा बच्चे के अंदर बन सके कि मैं भी विचार रख सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तकालय, नंबर 8। पुस्तकालय में बच्चों को खुद किताब चुनने का अवसर प्रदान करें। यानी कि पुस्तकालय में बच्चों से ये ना कहें कि आप ये पढ़िए, आप वो पढ़िए, जो बच्चों को मन में आए, जो बच्चा जिसको अच्छे से लाइक करता है वो किताब चूज करे और उसको पढ़े। ऐसा नहीं है कि किताबों का जो दबाव है वो कक्षा में तो है ही है, पुस्तकालय में भी वही दबाव है कि टीचर ने बोला कि जाके उसको पढ़िए। उसको फ्री छोड़ दीजिए पुस्तकालय में, जो उसको अच्छा लगेगा वो उसको पढ़ेगा, क्योंकि किताबें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान जरूर देती है। जब किताबों को बच्चा पढ़ता है तो उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तो इसलिए किताबों को खुद से चूज करने का मौका बच्चों को मिलना चाहिए। अगला है कि बालकों के, नंबर 9, एनसीएफ 2005 बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करता है। ये भी इसका एक कई विशेषता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करता है एनसीएफ 2005, यानी कि शारीरिक विकास की बात करता है, मानसिक विकास की बात करता है, संवेगात्मक विकास की बात करता है, आध्यात्मिक विकास की बात करता है, सब ओवरऑल चहुमुखी विकास की बात करता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। और कक्षा में शांति का नियम बार बार न पढ़ाया जाए, ये भी एक इसकी विशेषता है। कक्षा में शांति का नियम बार बार ना पढ़ाया जाए, ये भी इसकी एक विशेषता है कि बार बार बच्चों से ना बोले, बार बार ना कहें, तो बच्चे कहीं ना कहीं इससे इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बार बार शांति का पाठ पढ़ाएंगे, बच्चे से बोलेंगे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसलिए कक्षा में टीचर को इतनी कैपेसिटी, इतनी टीचिंग टैक्टिक्स आनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स आने चाहिए कि बच्चा खुद से उसमें इंटरेस्ट ले, और टीचर को ये चीज़ें आनी चाहिए कि टीचर बच्चों के सामने जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है वो इंटरेस्टेबल हो, बच्चों में रुचि क्रिएट करे, इंटरेस्ट क्रिएट करे कि बच्चे खुद से उसकी तरफ आकर्षित हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सजा व पुरस्कार की भावना को बचा जाए। सजा व पुरस्कार की भावना से बचा जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं सजा पुरस्कार देनी चाहिए, इतनी नहीं देनी चाहिए कि बार बार किसी भी चीज पर सजा कर रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, या बार बार चीज पर उसको पुरस्कार दे रहे हैं, तो बच्चा उन चीजों से कहीं ना कहीं उनको सामान्य चीज समझ लेता है, तो फिर उनके लिए वो ज्यादा प्रयास नहीं कर पाता। तो इन चीजों को विशेष परिस्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, सजा और पुरस्कार को। नंबर 12 पे बात करते हैं। नंबर 12 है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग। यानी कि मैंने पहले पॉइंट में भी ये बता दिया है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक विशेषता है, और इसको कहीं ना कहीं एनसीएफ इसकी बात करता है। और अब आपको मैं बता दूं कि ये जो एनसीएफ 2005 है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की दृष्टि से। यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपके निकल के आता है। तो अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।